क्वेश्चन आंसर वाला रिवीजन सभी चैप्टर्स का पूरा हो गया है। रिसेंटली हमने आर एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स भी लिख लिए हैं। अब अगर हम आगे बात करेंगे तो अब एक ही चीज़ बचती है कि प्रीवियस ईयर्स के सैम्पल पेपर हम सॉल्व करें। तो जो बोर्ड के पेपर्स हैं हम वहाँ से बात करेंगे। बोर्ड के पेपर्स वैसे पिछले जो रिसेंट ईयर से, लास्ट ईयर तो पेपर ही नहीं हो पाया था कोरोना की वजह से, उसके पहले 2020, देन 2019, 18, 2017 के बाद से वो फुल सिलेबस बोर्ड होने लग गया था। उसके पहले सीसी पैटर्न के क्वेश्चन आया करते थे। तो हम उन सब पेपर्स में से जो पिछले रिसेंट 3 इयर्स के थे, सबसे पहले तो वहाँ से अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस निकालेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस काफ़ी कर्टेल हो गया है। तो उसमें से जो रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे वैसे वैसे और दूसरे क्वेश्चंस भी आते जाएंगे। तो कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस के चैप्टर्स जहाँ पे आधा सिलेबस आया करता था एसेट 2 करके बोर्ड से, उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। वो हमको रिसेंट लास्ट 3 इयर्स के मिलने वाले। तो जो भी मिलता है हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, है ना। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखें कि किसी भी ईयर का हम जब पेपर करते हैं तो उसमें सेट्स होते हैं अलग अलग, जिसमें थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ऑल्टर्ड हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा भी हो सकता है कि जो उनके अलावा जो पेपर आए थे उसके अलावा और दूसरे सेट्स भी बोर्ड के आर्काइव में हों, हम वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी अलग से पेपर बनता है, वो पेपर भी हम करेंगे। सप्लीमेंट्री के लिए भी पेपर बनता है, वो पेपर भी हम करेंगे। हमें केवल क्वेश्चन देखने हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से प्रैक्टिस करनी। इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके पेपर में, जनरल इंस्ट्रक्शन है, कितना उसमें प्रिंटेड पेजेस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, क्या क्या आपको करना है ना। बाकी तो टाइम वगैरह सब कुछ अलग अलग है, ये पुराना पेपर है तो इसलिए हम इसको याद करके कोई मतलब नहीं है ना। इंस्ट्रक्शन तो हमारे नए वाले आपने मॉक में देख ही लिए होंगे लिखे हुए। तो अब आप देखो, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने तो आने ही चाहिए, मतलब दिस इज़ वेरी मच इन द सिलेबस। तो अल्कोहल यानी आपको पता होना चाहिए कि जब अल्कोहल की बात हुई तो OH फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा। तो राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, 3 कार्बन एटम्स, और फिर उसके बाद बाकी सारी वैलेंसीज ऑफ कार्बन विल बी सेटिस्फाइड बाय द हाइड्रोजन एटम्स। तो ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल बन गया। इसको हम लिखते हैं CH3 CH2 CH2 OH, और इसका नाम रखेंगे प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, और उसका E हटा करके OH के लिए ओल लगा देंगे। तो ये उसका नाम हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। What happens when a mature Spirogyra filament attains considerable length? जब वो मेच्योर हो जाता है स्पायरोगायरा तो फिर उसका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। हमने स्पायरोगायरा का एग्जांपल लिया है फ्रैगमेंटेशन में, तो हम लिखेंगे फ्रैगमेंटेशन विल अकर एंड एवरी फ्रैगमेंट, हर कोई टुकड़ा will subsequently become a mature Spirogyra, independent Spirogyra. The depletion of ozone layer is a cause of concern. Why? Because ozone layer protects us from the harmful high intensity ultraviolet rays. अगर ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन कम होती है, डिप्लीशन होता है, तो फिर हाई इंटेंसिटी अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन तक पहुंचेंगी और हमको स्किन कैंसर हो सकता है। ये सब हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। बर्निंग ऑफ फॉसिल रिजल्ट्स इन जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। केमिकल रिएक्शन कार्बन की नहीं है, छोड़ देंगे। An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula, say C3H6O. Write their structures and name them. State the relation. इसको हम शीट पे ले जाके करेंगे तो थोड़ा सा जगह ज़्यादा मिल जाएगी हमको।
An aldehyde as well as a ketone can be represented by the same molecular formula C3H6O। उनके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल कीटोन, बीच में C डबल बॉन्ड O कर दो, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगाना है। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो उसमें 3 कार्बन लिख के डबल बॉन्ड O, इधर H, बाकी सारी हाइड्रोजन की। तो ये सब आप ऐसे लिख दोगे। यहाँ पे भी सारी बची हुई वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करके CH3 CO CH3, दिस इज CH3 CH2 CHO। हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एक ही बात है। इसे लिख सकते हैं प्रोपेनॉन, प्रोपेन का ई हटा के ONE, प्रोपेनॉन, और ये प्रोपेनैल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन एल, एल्डिहाइड का एल, कीटोन का ओन। यही करना था, स्ट्रक्चर लिखना था, नाम देना था। स्टेट द रिलेशन बिटवीन द टू इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। हाँ, उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं। चलो, an element X belongs to third period and group 16 of the modern periodic table. Determine the number of valence electron। देखो, हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। An element X belongs to third period and group 16 of the modern periodic table। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप्स लिख रहे हैं 1 2 13 14 15 16 17 18, ऐसे। पीरियड लिख रहे हैं 1 2 3 4, कम से कम 4 तक, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अब वो क्या कह रहे हैं कि X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड। तो थर्ड पीरियड यानी सोडियम वाली लाइन में, और ग्रुप 16 यानी कि वो सल्फर की बात हो रही है ना। यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, यहाँ पे कार्बन रहेगा, यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इधर सबसे ऊपर हीलियम लिख दो, फिर इधर नियन, आर्गन, है ना, इधर पोटेशियम, इधर कैल्शियम। ऐसा अप टू 20 तक तो आपको पता होना ही चाहिए। तो अब ये अगर आपके दिमाग में सेट रहेगा तो आप ये सारे आंसर्स दे सकते हो। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एन एलिमेंट X बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 और थर्ड पीरियड मतलब ये सल्फर। तो सल्फर के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी ऑफ X। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आप इसका तो ये 2 8 6 होगी ना। ये 2 6, ये 2 8 6, इधर 2 8 7, उधर 2 8 8, ऐसा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6 एंड वैलेंसी इज 2 बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बी गेन्ड इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल। तो इसकी वैलेंसी 2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड व्हेन X रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो सल्फर की वैलेंसी है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1। आप इसे क्रिस क्रॉस कर दोगे तो ये H2S हो जाएगा। खैर उन्होंने हमसे X पूछा है, हम H2X भी लिख सकते हैं, वट एवर। वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड वो हमने लिख दिया H2X और राइट इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, X लेके 2 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स X से दिखा दो, इस तरह का शेयरिंग हुआ है। H2S या H2X इस तरह से बनेगा। नेम दी एलिमेंट X, ये हमने बता दिया सल्फर। स्टेट वेदर इट इज मेटालिक और नॉन मेटालिक। दिस इज डेफिनेटली नॉन मेटालिक एलिमेंट बिकॉज इट हैज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। An element X has mass number 35 and number of neutrons 18. ओके, तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर 35 माइनस 18 17 हो गया। तो यानी ये क्लोरीन की बात हो रही है। राइट एटॉमिक नंबर हो गया ये। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। ऑल्सो राइट ग्रुप नंबर। अब ग्रुप नंबर आप देखो, अभी आपने बोला था वहीं पे ग्रुप नंबर 17 हो जाएगा। और पीरियड नंबर 3 रहेगा, वैलेंसी 1 रहेगी, है ना। 287 देखो, ये देखो यहाँ पे बन जाएगा 287। तो ग्रुप 17, पीरियड 3, वैलेंसी 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस बिल्कुल इजी होते हैं, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज देयर नंबर। हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज is made, any species is made up of living organisms which have a certain lifespan. सबकी एक एज होती है, उसके बाद दे डाई। सो इफ रिप्रोडक्शन इज नॉट देयर देन देयर नंबर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। आफ्टर सम टाइम एवरीबडी स्टार्ट गेटिंग डेड। तो जब वो लोग मरते चले जाएंगे तो नए बच्चे अगर पैदा नहीं होंगे तो पॉपुलेशन अनस्टेबल हो जाएगी। यानी लोग मरते चले जाएंगे, नए लोग पैदा नहीं होंगे तो धीरे धीरे नंबर कम होता जाएगा। सो टू मेंटेन द नंबर इन अ सर्टेन पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। हाउ डज इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी हो गई बात। फिर आगे देखें, एक्सप्लेन द टर्म रीजनरेशन एज यूज्ड इन रिलेशन टू रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हाँ, रीजनरेशन इज काइंड ऑफ asexual reproduction in which a single living organism's body accidentally breaks down into 2 or more than 2 segments, and each of the segment is capable of giving rise to a new individual independent living organism. Describe briefly how regeneration is carried out in multicellular organisms like hydra. हाइड्रा में रीजनरेशन या प्लानेरिया में रीजनरेशन कैसे होगा कि उनका बॉडी का कोई भी पार्ट टूट जाएगा और फिर उसमें स्पेशली पोटेंट सेल्स या टूटी पोटेंट सेल्स होने की वजह से इट विल गिव राइज टू अ न्यू वेल डिफरेंशिएटेड मैच्योर एडल्ट बॉडी। तो ये हमको रीजनरेशन के बारे में हाइड्रा के एग्जाम्पल से पूछ रहे हैं। List 2 reasons for the appearance of variations among the progeny found by sexual reproduction. Sexual reproduction में वेरिएशन का appearance होता है, उसके पीछे 2 रीज़न बताओ। रीज़न नंबर 1, the biggest reason is in sexual reproduction the genetic material is contributed by 2 different individuals, that is parents. So after combination this genetic material changes its form and a new type of DNA or new type of genetic material is generated, तो वेरिएशन आ जाती है। दूसरा ये कि ड्यू टू inaccuracies और ड्यू टू errors in DNA replication also some of the variations may occur। तो ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से वेरिएशन होते हैं। फिर ये हमको डायग्राम दिया हुआ है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। नेम द पार्ट मार्क्ड A।
in the diagram, A is pollen grain. How does A reaches part B? B is what? B is stigma. तो it can move, मतलब pollination कैसे होता है? Either with the help of air or with the help of an insect which is hopping from one flower to another flower in search of nectar. State the importance of the part C. C is the pollen tube which gives way to the male germ cells to reach to female germ cell for fertilization. What happens to the part marked D after fertilization is over? D is ovule, and it will after fertilization form zygote, that is a diploid cell, and after multiple cell divisions after the process of embryogenesis it will develop into an embryo and then subsequently into a seed. तो ये ओव्यूल जो है इससे सीड बनता है. हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली. यहाँ पे आप डाई हाइब्रिड क्रॉस दिखाओगे. हाँ, independent assortment, law of independent assortment, in which Mendel took two characteristics simultaneously. He took pure parents for both the characteristics, and then he performed dihybrid cross. F1 generation में all hybrid but dominant ऐसे दिखे. हाँ, और उस मतलब हमने जो राउंड येलो का एग्जांपल लिया, राउंड येलो वर्सेस रिंकल ग्रीन, उनका जो हाइब्रिड बना F1 में, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, वो सब एक साथ एक जैसे दिखे. और फिर उसके बाद क्या हुआ, इनको जब सेल्फ क्रॉसिंग किया तो वी गॉट a phenotypic ratio of 9:3:3:1 for 4 different types of appearances, phenotypes: 9 round yellow, 3 round green, 3 wrinkled yellow, and 1 wrinkled green. This showed that the different two traits do not interfere in the expression of each other at the time of inheritance. Two areas of study, namely evolution को छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, describe an activity show that the colors of white light छोड़ दो. The activities of man had adverse effects on all forms of living organisms in the biosphere. Unlimited exploitation of nature by man disturbs the delicate ecological balance between the living and non-living components of the biosphere. The unfavorable conditions created by man himself threaten the survival not only of himself but also of the entire living organisms on the Mother Earth. One of your classmates is an active member of Eco Club of your school, which is creating environmental awareness amongst the school students, spreading the same in the society, and also working hard for preventing environmental degradation of the surroundings. Why is it necessary to conserve our environment? In environment, all the components, including plants and small animals, they all are the part of an ecosystem. They make an ecosystem in which all the components, biotic as well as abiotic, are interdependent over each other for their individual survivals. So it is very necessary to conserve our environment so that our own survival can be ensured. State the importance of green and blue dustbins in the safe disposal of the household waste. These different colored dustbins are used to segregate the biodegradable and non-biodegradable substances so that the garbage can be disposed safely. List 2 values exhibited. values छोड़ दो आप. कार्बन कंपाउंड पी ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसनट्रेटेड, ये आपके सिलेबस में नहीं है. व्हाट इज प्लेसेंटा? इट इज़ अ डिस्क लाइक टिश्यू which makes in contact between the developing embryo or zygote
between zygote or developing embryo and the mother's body. So basically this is the tissue, then it develops and its roles are described. its structure तो हमने बता दिया कि डिस्क लाइक है. फंक्शन क्या, इन केस ऑफ अ प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल, it is responsible for giving nutrients, responsible for giving oxygen and removing the waste or the excretory substances from the developing embryo's body to the mother's pregnant woman's pregnant human female's blood. इवोल्यूशन को छोड़ दो, लाइट को छोड़ देंगे, लेंस को छोड़ देंगे, ऑप्टिकल सेंटर को छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे ना, बाकी प्रैक्टिकल्स हैं इनको रहने दो. तो ये आपने देखा कि किस तरह का नॉर्मली बोर्ड का पेपर होता है. हमने अपने रेलेवेंट क्वेश्चंस इसमें से निकाले, जिसमें से आपको पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन, ये पुराना है 2017 और बैक का, तो 90 मार्क्स का पेपर होता था, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. ऐसे रिप्रोडक्शन ये सब बाद में आता है, रिप्रोडक्शन हेरिडिटी उसके क्वेश्चन आपको मिले, कार्बन के क्वेश्चंस आपको मिले, लेकिन कार्बन के कुछ क्वेश्चंस आपके काम के इसलिए नहीं थे क्योंकि आपका सिलेबस छोटा हो गया है. पीरियोडिक टेबल के कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिले. हाँ, तो 2018 से पुराने पेपर्स में हमको इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, जैसा मैं पहले बता रहा था, ये चैप्टर्स नहीं मिलने वाले हैं. कोई बात नहीं, हमको यहाँ पे जो चैप्टर्स मिले, हमारे 7 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स हमको यहाँ पर मिले हैं. फिज़िक्स के 2 चैप्टर्स को अगर हम छोड़ दें, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बाकी सारी चीज़ें हमको यहाँ पे मिलती है. तो इसी तरह से हम रोज़ एक पेपर को देखते हुए चलेंगे और जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं उन सबको सॉल्व करते चलेंगे. थैंक यू.